हाय एवरीवन, मैं नीलम शुक्ला आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए स्पेशल कंप्यूटर क्लासेस में कंप्यूटर जनरेशन का वीडियो लेके आई हूँ। इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगी कंप्यूटर के जनरेशन। देखिए, पिछले वीडियो में आप लोगों को बताई थी कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की विशेषताएँ, कंप्यूटर किस प्रकार से कार्य करता है। और सेकंड वीडियो में बताई थी कंप्यूटर की पूरी हिस्ट्री की, मतलब कंप्यूटर का विकास किस प्रकार से हुआ है। ठीक है। और थर्ड वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कंप्यूटर जनरेशन। ठीक है, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। ठीक है, कंप्यूटर के विकास कितने जनरेशन में हुआ, मतलब कितनी पीढ़ियों में हुआ है। ठीक है, इसमें आधुनिक कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, कंप्यूटर की 5 जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और ये फिफ्थ जनरेशन। ठीक है, एक सिक्स जनरेशन भी आ गई है जिसको माना जाता है 90 से, मतलब अब तक माना जाता है। ठीक है, सिक्स जनरेशन में आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कृत्रिम बुद्धि। ठीक है, मतलब एक ऐसा कंप्यूटर बनाया जाए जिसमें सोचने समझने की स्वयं की बुद्धि हो। ठीक है, मतलब वो स्वयं ही डिसीजन ले सके। जैसे आप लोग रोबोट फिल्म देखे होंगे, रोबोट फिल्म में एक ऐसी उसमें मेमोरी दी जाती है, एक ऐसी बुद्धि उसमें रहती है जो स्वयं के डिसीजन ले सकता है। ठीक है, वो स्वयं सोच समझ सकता है। ठीक है, तो आने वाले टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास हो रहा है। ठीक है, अब देखिए, फर्स्ट जनरेशन का जो विकास हुआ है 1946 से 1956 तक फर्स्ट जनरेशन माना जाता है। ठीक है, 1946 से 1956 तक माना जाता है। अब देखिए, फिर से आपका आता है सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन माना जाता है 1956 से 1964 तक। ठीक है, फिर थर्ड जनरेशन 1964 से 1971 का माना जाता है। फिर फोर्थ जनरेशन में 1971 से 1985। ठीक है, फिफ्थ जनरेशन में 1985 से मतलब आज तक, मतलब जो भी विकास हो रहे हैं वो आपके फिफ्थ जनरेशन में आते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो भी ये जनरेशन है, तो जितने भी जनरेशन है सभी जनरेशन में कंप्यूटर का विकास हुआ, मतलब अलग अलग तरीके से विकास हुआ है, मतलब अलग अलग फीचर्स ऐड हुए हैं। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए अगर हम मोबाइल यूज करते हैं तो मोबाइल पहले डायरेक्ट हमारा 4G नहीं आया था। ठीक है, 4G नहीं आया था, उसके पहले हमने टेलीफोन का यूज किया है। ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए। टेलीफोन के बाद हमने 1G मोबाइल, 2G है। ठीक है, 2G में केवल हमारा कॉलिंग होता था, 1G में केवल हम वॉइस कॉलिंग कर सकते थे। ठीक है, 3G में हम कम्युनिकेशन मतलब ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट मैसेज भेज सकते थे। ठीक है, अब 4G में बहुत ज़्यादा विकास हुआ कि हम कोई भी ऑडियो, वीडियो, इमेज या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तक कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जितने भी आपके जनरेशन आए हैं, अलग अलग जनरेशन में अलग अलग जो नए नए फीचर्स आए हैं। ठीक है, नए नए वर्जन्स आए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कंप्यूटर का विकास हुआ है। तो फर्स्ट जनरेशन में जब हमारा फर्स्ट जनरेशन हमारा आधुनिक कंप्यूटर का आधुनिक कंप्यूटर आए थे। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में। अब देखिए, फर्स्ट जनरेशन में हमारा ENIAC कंप्यूटर का विकास हुआ है। फर्स्ट जनरेशन में ENIAC कंप्यूटर का विकास किया गया था। ठीक है, देखिए, इस जनरेशन की शुरुआत 1946 से 1956 तक माना जाता है। अब देखिए, ENIAC कंप्यूटर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ठीक है, इस कंप्यूटर को एकर्ड एंड मुचली ने डेवलप किया था। अब देखिए, इस जो जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब को 1904 में जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने डेवलप किया था। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब की वजह से जो हमारा कंप्यूटर था वो कार्य करता था। ठीक है, अब देखिए, वैक्यूम ट्यूब के यूज करने से कंप्यूटर की जो स्पीड थी अन्य कंप्यूटर्स जो पहले के कंप्यूटर बनाए गए थे, देखिए, जो हमारा फर्स्ट कंप्यूटर आया था जिसको हम मैकेनिकल कंप्यूटर बोलते हैं, वो कौन सा था? एनालिटिकल इंजन बोलते हैं। ठीक है, एनालिटिकल इंजन के बाद से ही एनालिटिकल इंजन को ही मेन कंप्यूटर का आधार माना जाता है। एनालिटिकल इंजन को चार्ल्स बेबेज ने डेवलप किया था, इसलिए चार्ल्स बेबेज को फादर्स ऑफ कंप्यूटर माना जाता है, मतलब कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज माने जाते हैं। ठीक है, उन्होंने ही कंप्यूटर का मेन आधार रखा है। ठीक है, उसी के आधार से
हमारा कंप्यूटर बनाया गया, ठीक है। ENIAC कंप्यूटर बनाया गया। ENIAC पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, ठीक है। इसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया। अब देखिए फर्स्ट जनरेशन में और भी कंप्यूटर को डेवलप किए गए हैं, ठीक है। जैसे देखिए ये हमारा फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर, जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था वो काफ़ी साइज़ में काफ़ी बड़ा था, ठीक है। मतलब एक रूम बराबर उसकी साइज़ रहती थी, उसमें कोई एक व्यक्ति काम नहीं कर सकता था, उसको काम करने के लिए कई व्यक्तियों की आवश्यकता होती थी, ठीक है। और इतने बड़े कंप्यूटर की वजह से इसमें ज़्यादा हीट भी रहती थी। हीट की वजह से इसमें बिना एयर कंडीशन के काम नहीं किया जा सकता था, ठीक है। इसमें इनपुट और आउटपुट के लिए पंच कार्ड का यूज किया जाता था। जैसे आज के जो कंप्यूटर हैं, जो हम माइक्रो कंप्यूटर यूज करते हैं, उसमें हम इनपुट या आउटपुट के लिए, जैसे इनपुट के लिए हम कीबोर्ड या माउस का यूज करते हैं, ठीक। आउटपुट के लिए प्रिंटर मॉनिटर का यूज करते हैं। लेकिन फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में इनपुट या आउटपुट के लिए पंच कार्ड का यूज किया जाता था, ठीक है। पंच कार्ड के माध्यम से इनपुट और आउटपुट दिया जाता था। और अगर उस डाटा को स्टोर करना, देखिए अगर हम कोई भी डाटा को इनपुट करते हैं, इनपुट करने के बाद डाटा को प्रोसेस किया जाता है, और प्रोसेस करने के बाद डाटा हमको आउटपुट के रूप में मिलता है। लेकिन वो आउटपुट कहीं ना कहीं स्टोर रहता है, ठीक है, किसी न किसी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर रहता था, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में उस डाटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक टेप का यूज किया जाता था, ठीक है। हमारा जो डाटा स्टोर होता था वो मैग्नेटिक टेप में स्टोर होता था, और जबकि उसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम रहती थी, ठीक है। मतलब एक साथ कई डाटा को स्टोर नहीं कर सकता था, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट जनरेशन के फीचर्स देखिए। डेवलप कंप्यूटर सच, मतलब कौन कौन से कंप्यूटर इसमें डेवलप किए गए हैं। जैसे जो फर्स्ट कंप्यूटर था वो ENIAC था, ठीक है। फिर दूसरा कंप्यूटर था EDIVAC, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। ये देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो पूछ लिए जाते हैं कि फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर कौन सा है, ठीक है। जैसे आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं, जैसे ENIAC दे दिया गया, ठीक है, या सुपर कंप्यूटर दे दिया गया, मिनी कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर दे दिया गया, ठीक है। तो ये किस जनरेशन के कंप्यूटर हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पढ़ना ज़रूरी रहता है हमको। जितने भी जनरेशन हैं उन जनरेशन के कंप्यूटर पता होने चाहिए, किस जनरेशन में किस कंप्यूटर का आविष्कार हुआ है, ठीक है, किस कंप्यूटर को डेवलप किया गया था। तो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं, ENIAC है, EDIVAC, इनके आपके फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर हमारा आता है EDISAC, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिले, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। जो हमारा फिर अगला जो कंप्यूटर था UNIVAC, ठीक है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब यूज किया जाता है। देखिए जनरेशन से बहुत सारे क्वेश्चन जो कम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उसमें पूछे जाते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में किसका यूज किया गया, वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया, IC का यूज किया गया, माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो इनपुट या आउटपुट के लिए फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में, जैसे मैं आप लोगों को बता चुकी, पंच कार्ड का यूज किया जाता था, ठीक है। और जो डाटा स्टोर होता था, डाटा स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक टेप का यूज किया जाता था, ठीक है। जैसे आज के उसमें हम डाटा स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क का यूज करते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क का यूज करते हैं। तो पहले फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में मैग्नेटिक टेप का यूज किया जाता था, ठीक है। जो आज के जनरेशन में, जो हमारा आज का जनरेशन है, उसमें डाटा को स्टोर करने के लिए कई डिवाइस अवेलेबल है, कई स्टोरेज डिवाइस हैं। लेकिन उस जनरेशन में नहीं थे, केवल मैग्नेटिक टेप में डाटा को स्टोर किया जाता था, जिसकी कैपेसिटी बहुत कम थी, ठीक है। अब देखिए इसके फर्स्ट जनरेशन के डिसएडवांटेज भी हैं कि मतलब इसमें पूरा जो कंप्यूटर की साइज़ थी वो बहुत बड़ी थी, और बहुत बड़ी साइज़ होने की वजह से इसके रख रखाव में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती थी। इनपुट या आउटपुट के लिए ज़्यादा टाइम लगता था, मतलब इसकी प्रोसेस करने की जो क्षमता थी वो बहुत कम थी। जैसे आज के उसमें अगर हम कोई भी डाटा इनपुट करते हैं तो जल्दी से प्रोसेस हो जाता है और हमको 1 मिनट या सेकंड में हमको आउटपुट मिल जाता था। लेकिन उस टाइम फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे, ठीक है, उसमें इनपुट करने में भी टाइम लगता था, उसकी प्रोसेसिंग क्षमता जो बहुत कम थी, ठीक है।
और आउटपुट भी हमको लेट मिलता था, मतलब उसके जो कार्य करने की स्पीड थी वो काफ़ी कम थी, और ज़्यादा हीट की वजह से हमें एसी की भी आवश्यकता होती थी। ठीक है, तो ये फर्स्ट जनरेशन के डिसएडवांटेज भी हैं। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब देखते हैं सेकंड जनरेशन। अब देखिए सेकंड जनरेशन की जो शुरुआत हुई है वो 1956 से 64 तक मानी जाती है। ठीक है, 1956 से 1964 तक। अब देखिए इस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब की जगह पे ट्रांजिस्टर का यूज किए जाने लगा। ठीक है, ट्रांजिस्टर के यूज करने से जो कंप्यूटर की जो साइज़ है वो थोड़ी सी कम हुई। जैसे पहले फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर की साइज़ थी वो काफ़ी बड़ी थी। ठीक है, मतलब पूरे एक रूम बराबर थी। तो ट्रांजिस्टर के यूज़ से जो कंप्यूटर की साइज़ थी वो थोड़ी कम हुई। ठीक है, और इसके जो कार्य करने की जो स्पीड थी वो भी थोड़ी वैक्यूम ट्यूब की अपेक्षा ज़्यादा हुई। ठीक है, विलियम शाक्ले ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में किया था। ठीक है, 1947 में ट्रांजिस्टर को विलियम शाक्ले ने डेवलप किया था। ठीक है, फिर अब देखिए जो हमारा सेकंड जनरेशन है, सेकंड जनरेशन में कई ज़्यादा फीचर्स आए और कई चीज़ों को डेवलप किया गया। जैसे कोबोल एक हाई लेवल लैंग्वेज है। कोबोल, फोटॉन जैसे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का विकास हुआ था। ठीक है, जैसे आप लोग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि जैसे हाई कोबोल है, फोर्ट्रान है, पूछ लिया जाएगा ये हाई लेवल लैंग्वेज है या फिर लो लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये हाई लेवल लैंग्वेज है। जब मैं आप लोग को लैंग्वेज पूरी एक आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की वीडियो बनाऊंगी उसमें आप लोग को पूरा बताऊंगी। ठीक है, तो ये हमारी जो कोबोल है या फोर्ट्रॉन है ये हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ सेकंड जनरेशन में स्टोरेज डिवाइस को भी डेवलप किया गया। ठीक है, इसमें प्रिंटर और ऑपरेटिंग सिस्टम का भी यूज किया गया सेकंड जनरेशन में। अब देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का या किसी भी सिस्टम का मेन पार्ट होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, किसी भी सिस्टम को मैनेज और कंट्रोल करता है। ठीक है, वो मतलब अब ऑटोमेटिक कार्य करता है। जैसे मान लीजिए हमारा मोबाइल है, तो मोबाइल हमारा पूरा ऑटोमेटिक काम करता है। हमारे मोबाइल में भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। हम अपने मोबाइल में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, एंड्रॉयड। एंड्रॉयड हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारे पूरे सिस्टम को क्या करता है, मैनेज भी करता है और उसको पूरा कंट्रोल करता है। ठीक है, मतलब पूरे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को पूरा वो कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, तो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में एक महत्वपूर्ण मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होने लगा था। ठीक है, और इसमें आउटपुट के लिए प्रिंटर का भी यूज किया जाने लगा था। अब देखिए हमारा जो सेकंड जनरेशन था फर्स्ट जनरेशन की अपेक्षा काफ़ी तेज़ गति से काम करता था। इसकी जो प्रोसेसिंग करने की जो क्षमता थी वो काफ़ी तेज़ थी और जो कंप्यूटर की जो साइज़ थी वो भी छोटी थी। ठीक है, मतलब फर्स्ट जनरेशन की अपेक्षा वो छोटी थी। उसमें एरर की संभावना भी नहीं रहती थी, आसानी से इसमें काम किया जा सकता था। ये देखिए ये सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर था, इसकी साइज़ फर्स्ट जनरेशन की अपेक्षा ये कम थी। ठीक है, और इसमें ये ट्रांजिस्टर, ये आपका ट्रांजिस्टर है। ठीक है, ट्रांजिस्टर का यूज किया जाने लगा था। ट्रांजिस्टर के यूज करने से कंप्यूटर की साइज़ ठीक है छोटी हुई और इसकी कार्य करने की जो क्षमता थी वो भी काफ़ी तेज हुई। ठीक है, देखिए अब सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे। ठीक है, अब देखिए सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज किया जाने लगा है। ठीक है, ये देखिए इसके फीचर्स। ठीक है, सेकंड जनरेशन के इसमें वैक्यूम ट्यूब के जगह पे ट्रांजिस्टर का यूज किया जाने लगा और सेकंड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज का यूज किया जाने लगा, फोर्ट्रॉन और कोबोल। ठीक है, और इसमें जो सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो IBM 1620। ठीक है, ये सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर यूनिवैक 1108। ठीक है, IBM 7094। ठीक है, तो इस प्रकार से इन कंप्यूटर ये हमारे सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर हैं। ठीक है, ये ज़्यादातर आपके क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं कि कोई भी कंप्यूटर नेम दे दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा ये किस जनरेशन के हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आता है आपका थर्ड जनरेशन। अब देखिए थर्ड जनरेशन आपका मेन जनरेशन है। ठीक है, इसी जनरेशन से मेन आधुनिक कंप्यूटर की शुरुआत हुई। ठीक है, अब देखिए थर्ड जनरेशन की जो शुरुआत हुई है वो 1965 से 1971 तक हुई है। ठीक है, ये थर्ड जनरेशन माना जाता है। ठीक है,
अब देखिए थर्ड जनरेशन में आईसी का यूज किया जाने लगा था। आईसी मेन होता है, ठीक है। ये थर्ड जनरेशन में आईसी का यूज किया जाने लगा था। आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया जाने लगा था, ठीक है। जो आईसी होती है वो सिलिकॉन की बनी होती है, ठीक है। जैसे आप लोग मोबाइल में भी देखते होंगे, कंप्यूटर में भी देखते होंगे, एक आपके जहाँ पे मान लीजिए बैटरी लगी रहती है, ठीक, वहीं पे एक आईसी लगी होती है, ठीक है। उसमें देखते होंगे वो एक आईसी जो होती है वो सिलिकॉन की बनी होती है, ठीक है। अब देखिए आईसी का आविष्कार टेक्सास इंस्ट्रूमेंट कंपनी के एक साइंटिस्ट जैक किल्वी ने किया था, ठीक है। आईसी का आविष्कार किसने किया था? जैक किल्वी ने किया था। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, कि आईसी का आविष्कार किसने किया था, ठीक है। तो किसने किया था? जैक किल्वी। इसलिए जो मेन चीज़ें हैं उनके वैज्ञानिकों को भी याद रखना जरूरी रहता है। और किस कंपनी के थे, कौन सी कंपनी थी? टेक्सटॉक इंस्ट्रूमेंट कंपनी थी, ठीक है। अब देखिए थर्ड जनरेशन में आईसी के आविष्कार से, ये देखिए आईसी है, ठीक है। ये आप लोग अपने मोबाइल में या फिर कंप्यूटर में देखते होंगे। ये आईसी जो होती है सिलिकॉन की होती है, ठीक है। तो जो थर्ड जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसकी साइज़ फर्स्ट और सेकंड जनरेशन की तुलना में काफ़ी छोटी, ठीक है। आईसी की वजह से जो थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर था उसकी साइज़ काफ़ी छोटी हो गई, ठीक है। अब देखिए थर्ड जनरेशन के फीचर कौन कौन से हैं, मतलब इस जनरेशन में आईसी का यूज किया जाने लगा, ठीक है। ये देखिए आईसी का यूज किया जाने लगा। अब देखिए थर्ड जनरेशन में माउस और कीबोर्ड का आविष्कार हुआ था, ठीक है। इनपुट देने के लिए, जैसे पहले क्या फर्स्ट जनरेशन में पंच कार्ड का यूज होता था, ठीक है, इनपुट आउटपुट के लिए, लेकिन थर्ड जनरेशन में किसका यूज होने लगा था? माउस और कीबोर्ड का यूज होने लगा था, ठीक है। थर्ड जनरेशन में भी हाई लेवल लैंग्वेज फोर्ट्रान, कोबोल, पास्कल और बेसिक, ठीक है, का यूज होने लगा था। अब देखिए इसकी जो स्पीड थी, ठीक है, और स्टोरेज थी वो भी इंक्रीज होने लगी। मतलब फर्स्ट और सेकंड जनरेशन की अपेक्षा इसमें डाटा को स्टोर करने की क्षमता भी बढ़ गई, और इसके जो कार्य करने की क्षमता थी, जो प्रोसेसिंग की क्षमता थी वो भी बढ़ गई, ठीक है। जो थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर था वो IBM 360 था, ठीक है। फिर आता हमारा फोर्थ जनरेशन आता है, ठीक है। अब देखिए फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर मेन होता है, ठीक है। अब देखिए फोर्थ जनरेशन की शुरुआत 1971 से मानी जाती है। 1971 से हुई फोर्थ जनरेशन की, ठीक है। अब देखिए इसमें थर्ड जनरेशन में आईसी का आविष्कार हुआ है, इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार हुआ है। अब फोर्थ जनरेशन में उसी आईसी को और अधिक विकसित, ठीक है, और अधिक विकसित कर दिया गया, जिससे लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता है। लार्ज भी कह सकते हैं या इसको वेरी लार्ज भी कहते हैं। इसको वैसे शॉर्ट फॉर्म में VLIC, ठीक है, मतलब वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट भी कहा जाता है, ठीक है। एक इंटीग्रेटेड सर्किट लगभग 30,000 ट्रांजिस्टरों के बराबर कार्य कर सकता है। मतलब इसकी जो कार्य करने की जो क्षमता थी वो 30,000 ट्रांजिस्टरों के बराबर थी, ठीक है। इस आविष्कार से पूरी सेंट्रल प्रोसेसिंग एक छोटी सी चिप में आ गई, ठीक है। चिप सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। मतलब जो थर्ड जनरेशन में आईसी का जब आविष्कार हुआ तो आईसी को फोर्थ जनरेशन में और ज़्यादा और अधिक विकसित किया गया है, ठीक है। और उसकी जो कार्य करने की जो क्षमता थी 30,000 ट्रांजिस्टरों के बराबर थी, ठीक है। और उस आईसी को एक छोटी सी चिप में समाहित कर दिया गया था, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को एक छोटी सी चिप में समाहित कर दिया गया, जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है, ठीक। उसी चिप को क्या कहा जाता है? माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। इसके उपयोग वाले कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर की वजह से इसके उपयोग वाले कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। जो हम जनरली अपने घरों में यूज करते हैं, डेली लाइफ में यूज करते हैं, ऑफिस में यूज करते हैं, वो हमारे माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर था वो एटलेयर 8800 था, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट
माइक्रो कंप्यूटर था। देखिए इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। पहला पर्सनल कंप्यूटर कौन सा था, ठीक है, पहला आपका माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था, पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और भी क्वेश्चन बनते हैं कि भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा था, ठीक है, तो भारत का पहला कंप्यूटर था सिद्धार्थ था, ठीक है। और पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था, एटलियर 8800 था, ठीक है, जिसे MITS कंपनी ने डेवलप किया था। MITS एक अमेरिका की कंपनी है, ठीक है। अब देखिए जब हमारा ये फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ था, उस टाइम पे जो गिल गेट्स, ठीक है, सभी लोग जानते होंगे, माइक्रो प्रोसेसर के संस्थापक हैं, ठीक है। तो वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, ठीक है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में वो छात्र थे उस टाइम पे, और उसी टाइम पे उन्होंने बेसिक लैंग्वेज को डेवलप किया था, ठीक है। इसके बाद ही उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की, ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा ही GUI का आविष्कार किया गया, ठीक है, GUI को डेवलप किया गया। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम को और अधिक डेवलप किया गया है।